नमस्कार दोस्तों, आपका एडवोकेट अनप्लग्ड चैनल में स्वागत है। गाइज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 24 जो कि बात करता है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन से। इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने सेक्शन 11 तक डील किया था। दोस्तों, लिमिटेशन जैसे कि आपको पता है आपकी राइट टू सू को ख़त्म करता है, ना कि आपकी राइट को। गाइस, अब हम बात करते हैं सेक्शन 12 के बारे में जो कि बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। यह सेक्शन दोस्तों प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि कैसे जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट करना है। दोस्तों, यह सेक्शन कहता है कि मान लो अगर कोई भी अपने सूट, अपील या एप्लीकेशन अगर फ़ाइल करनी है तो जिस दिन से लिमिटेशन काउंट होनी है उस दिन को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम काउंटिंग फॉर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। दोस्तों, यह सेक्शन यह भी कहता है कि मान लो अगर आपको कोई अपील, एप्लीकेशन, लीव टू अपील, रिवीजन या रिव्यू ऑफ अ जजमेंट फ़ाइल करना है तो जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुई है उस दिन को और जो टाइम लगता है कॉपी लेने में डिक्री, सेंटेंस या ऑर्डर की जिसकी अपील हमने फ़ाइल करनी है या रिवीजन फ़ाइल करना है तो वह भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। दोस्तों, यह सेक्शन यह भी कहता है कि मान लो अगर कोई डिक्री और ऑर्डर की अपील फ़ाइल करनी है या रिवीजन फ़ाइल करना है या रिव्यू फ़ाइल करना है तो वो टाइम जो कि लगता है जजमेंट की कॉपी लेने में वह टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम काउंटिंग फॉर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। दोस्तों, यह सेक्शन यह भी कहता है कि मान लो अगर किसी अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए आप कोई एप्लीकेशन लगाते हैं तो जो टाइम उसकी कॉपी लेने में लगता है वह टाइम भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। दोस्तों, यह सेक्शन टाइम रिक्विजिट की बात करता है। रिक्विजिट टाइम का मतलब यह नहीं है कि मिनिमम टाइम यानी कितना कम से कम समय आपको लगा कॉपी लेने में। दोस्तों, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं वह यह बात जानते होंगे कि जब आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करते हैं तो कई बार वो आपको जल्दी मिल जाती है, कई बार आपको 5 दिन में मिल जाती है, कई बार 10 दिन लग जाते हैं, कई बार महीना भी लग जाता है। तो दोस्तों, इसमें मिनिमम टाइम नहीं दिया हुआ, इसमें टाइम रिक्विजिट का मतलब वह टाइम है जो कि एक्चुअल में लगा, ना कि मिनिमम टाइम। दोस्तों, इसकी एक एक्सप्लेनेशन यह कहती है कि मान लो जब आपको लिमिटेशन पीरियड को काउंट करना है तो कोर्ट को जितना टाइम जजमेंट को प्रिपेयर, डिक्री को प्रिपेयर करने में जितना टाइम लगा या ऑर्डर को प्रिपेयर करने में इतना टाइम लगा वह एक्सक्लूड नहीं होगा, बल्कि जो आपने एप्लीकेशन जिस दिन लगाई है उस दिन से आपका जो है वह टाइम एक्सक्लूड होगा जब से आपने एप्लीकेशन लगाई और जिस दिन आपको वह कॉपी मिली। दोस्तों, मैं एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ देता हूँ। वह कहती है, इन कंप्यूटिंग अंडर दिस सेक्शन द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ अ डिक्री और एन ऑर्डर any time taken by the court to prepare the decree or order before an application for the copy thereof is made shall not be excluded। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर कोई डिक्री और ऑर्डर को प्रिपेयर करने में कोर्ट का जो टाइम लगता है वह एक्सक्लूड नहीं होगा, टाइम वहीं से काउंट होगा जब आपने जो एप्लीकेशन जो है कोर्ट में लगाई है। दोस्तों, हम एक केस की बात करते हैं। केस था स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस महाराज नारायण। इसमें कोर्ट ने कहा था कि जो डिग्री आप सपोज़ करिए आप जब अपील फाइल करते हैं तो आप कॉपी लगाते हैं, सर्टिफाइड कॉपी लगाते हैं, तो जो कॉपी आपने लगाई है उसी के हिसाब से जो है लिमिटेशन पीरियड काउंट होगा, ना कि आप कहें कि जी सपोज़ करिए आपने एक बार सर्टिफाइड कॉपी को अप्लाई किया, उसके 10 दिन बाद फिर अप्लाई कर दिया, जो 10 दिन बाद आपने कॉपी ली थी वह आपने जो है अपील में लगा दी, तो वह टाइम काउंट जो होगा उस जो आपने कॉपी लगाई है उसके हिसाब से होगा, ना कि जब आपने पहली बार अप्लाई किया था उसके हिसाब से होगा। दोस्तों, एक केस और है उदयन चिन्नूभाई वर्सेस आरसी बाली। दोस्तों, यह केस कहता है कि मान लो जो भी टाइम लगता है टाइम डिक्री को प्रिपेयर करने के अंदर वह टाइम जो है एक्सक्लूड नहीं होगा, टाइम वही एक्सक्लूड होगा जो कि आपने जब एप्लीकेशन लगाई है और जब से आपको डिक्री मिलती है। तो दोस्तों, बेसिकली यह आपको समझना होगा कि जैसे ही आपको ये समझना चाहिए कि जैसे ही आपका कोर्ट में केस डिसाइड हुआ और अगर आपको उसकी अपील या एप्लीकेशन तो इमीडिएटली जो है आपको अप्लाई कर देना चाहिए सर्टिफाइड कॉपी के लिए, क्योंकि टाइम जो है उतना ही आपका डिडक्ट होगा लिमिटेशन पीरियड काउंट करने में जितना टाइम जो है डिक्री को, आपकी एप्लीकेशन को टाइम प्रोसेस करने में कोर्ट ने लगाया। गाइस, अब हम बात करते हैं सेक्शन 13 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 जो कि डील करता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केस वेयर लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर इज़ अप्लाइड फॉर। बेसिकली दोस्तों, अगर कोई गरीब आदमी है और वह एप्लीकेशन कोर्ट में फ़ाइल करता है
कि वह जो है कोर्ट की फ़ीस सबमिट नहीं कर सकता और केस जो है लड़ना चाहता है या अपील जो है फ़ाइल करना चाहता है एज अ पॉपर, तो वह एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करता है और कोर्ट उस एप्लीकेशन को डिसाइड करता है। अगर वह एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है तब तो केस उसका चलता है एज अ पॉपर, और अगर मान लो वो रिजेक्ट हो जाती है तो जितना भी टाइम उसने लगाया है उस एप्लीकेशन को कंटेस्ट किया है, और अगर वह फ़ीस को सबमिट कर देता है एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने के बाद, तो जो भी ये माना जाएगा कि उसने जो कोर्ट फ़ीस है, जब फर्स्ट इंस्टेंस पे जब एप्लीकेशन एज अ पॉपर लगाई थी तभी उसने कोर्ट फ़ीस जो है पे कर दी थी। तो बेसिकली जितना टाइम भी वो एप्लीकेशन सुनी जाती है जो उसने लगाई थी, वह जो टाइम पीरियड है वह प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, वो जो लिमिटेशन पीरियड जो काउंट होगा उसमें से डिलीट कर दिया जाएगा। गाइस, अब हम बात करते हैं सेक्शन 14 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963, जो कि बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइडली इन अ कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। यानी कि आदमी उस कोर्ट में केस लड़ रहा है जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। सपोज़ करिए कि मान लो एक आदमी ने कोई केस फाइल किया या कोई अपील फ़ाइल की या रिवीजन फ़ाइल किया, और डिफेंडेंट के अगेंस्ट में वह केस उस कोर्ट में लड़ रहा है जिसके पास उसको ट्राई करने की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। तो अगर वह बोनाफाइडली कर रहा है और गुड फेथ में उसने केस को कंटेस्ट कर रहा है, तो जितना भी टाइम पीरियड उसने उस केस को कंटेस्ट करने में लगाया वह एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जब हम लिमिटेशन का पीरियड काउंट करेंगे। दोस्तों, डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन हो सकता है या तो सब्जेक्ट मैटर जो है वह कोर्ट नहीं सुन सकता, या पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन का डिफेक्ट हो सकता है, या टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का डिफेक्ट हो सकता है। दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करिए एक आदमी ने अपना मकान खाली कराना है दिल्ली के अंदर, और वह सिविल सूट फाइल करता है। लेटर ऑन उसे पता लगता है उसका रेंट जो है 3500 से कम है, तो यानी कि यह केस जो है रेंट कंट्रोलर के पास रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से चलेगा। तो दोस्तों, उसको वह सूट वहाँ से विड्रॉ करना पड़ेगा और वह जो केस है उसको वहाँ पर फाइल करना पड़ेगा, यानी कि रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से केस को फाइल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन का जो एरर हो गया। लेकिन अगर उसने केस को गुड फेथ में कंटेस्ट किया था या बोनाफाइडली उसने उस केस को कंटेस्ट किया था, तो वह पीरियड जो है लिमिटेशन के अंदर से जब लिमिटेशन काउंट करेंगे तो जितना भी टाइम उस केस को लड़ने में लगा वह सारा का सारा जो है उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि लिमिटेशन पीरियड काउंट करेंगे तो उसमें नहीं आएगा। दोस्तों, इसी प्रकार अगर मान लो कोई एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं जो कि ये किसी अपील के अंदर या रिवीजन या अगेंस्ट द डिफेंडेंट फाइल करते हैं, सेम डिफेंडेंट है और वह भी जो आप प्रोसिक्यूट कर रहे हैं विद ड्यू डिलीजेंस कर रहे हैं और गुड फेथ में कर रहे हैं और उस कोर्ट में कर रहे हैं जिसके अंदर जो है डिफेक्ट है ज्यूरिसडिक्शन का या उसके कोई लाइक नेचर का डिफेक्ट है, तो वह टाइम भी एप्लीकेशन जो फाइल की है उसके जब लिमिटेशन का काउंट करेंगे तो उसमें से डिलीट हो जाएगा। गाइस, हम बात करते हैं सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 14, जो बेसिकली कहता है कि चाहे कुछ भी दिया हो ऑर्डर 23 रूल 2 में सीपीसी के। तो दोस्तों, ऑर्डर 23 बात करता है विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स के। कहते हैं कि अगर कुछ भी मान लो उसमें दिया हुआ है और अगर कोई सूट जो विड्रॉ होता है जो कि ऑर्डर 1 के हिसाब से, यानी कि कोई डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन था या कोई सेम तरीके का डिफेक्ट था, उसकी वजह से कोई सूट अगर आदमी विड्रॉ करता है और वह फिर दोबारा से फ्रेश सूट फाइल करता है, तो सब सेक्शन 1 जो है सेक्शन 14 का वह अप्लाई होगा उस सूट के ऊपर। यानी कि उसको भी सेम वैसे ही देखा जाएगा कि जैसे कि उसने जो अपनी जो प्रोसिक्यूशन जो उसने किया था, वह जो है आपने जो प्रोसिक्यूशन जो किया है वह आपने बोनाफाइडली किया है, उस कोर्ट में किया है जो कि जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी। दोस्तों, इसमें एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, सर्टेन एक्सप्लेनेशंस हैं। पहली एक्सप्लेनेशन इसमें यह कहती है कि जो आपने जो सूट बोनाफाइडली जो कोर्ट में किया जिसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, तो उसके टाइम पीरियड में जिस दिन आपने केस फाइल किया और जिस दिन आपने विड्रॉ किया, वो दोनों के दोनों दिन जो हैं वो उसमें इंक्लूड करेंगे। दोस्तों, उसकी एक्सप्लेनेशन भी कहती है कि प्लेंटी फॉर एप्लीकेंट अगर रजिस्ट करते हैं अपील को, तो वो भी जो हैं माने जाएंगे प्रोसिक्यूटिंग कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स के। दोस्तों, इसकी सब क्लॉज सी कहती है कि मिसजॉइंडर ऑफ द पार्टीज़ और कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि मिसजॉइंडर पार्टी और कॉज ऑफ एक्शन का अगर मिसजॉइंडर है उसको माना जाएगा कॉज ऑफ लाइक नेचर विद डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। यानी कि वह जो मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज़ और कॉज ऑफ एक्शन का जो मिसजॉइंडर है वो जो है डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की तरह ही ट्रीट होगा। गाइस, अब हम बात करते हैं सेक्शन 15 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963, जो कि बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस।
बेसिकली कुछ केसेस का स्पेसिफिक इसमें दिया हुआ है कि किन किन केस में जो है लिमिटेशन पीरियड कैसे काउंट होगा। सबसे पहले दिया हुआ है, अगर मान लो कोई सूट या एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन जो है अगर स्टे कर दी है कोर्ट ने, तो जितना टाइम वह स्टे रहेगा प्लस जिस दिन स्टे का ऑर्डर हुआ और जिस दिन स्टे वैकेट हुआ, वह सारा का सारा जो टाइम है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जब हम लिमिटेशन का टाइम जो है कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों इसमें सेकंड जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि अगर मान लो हमें लिमिटेशन पीरियड निकालना है जिसके अंदर की प्रीवियस कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट चाहिए या कोई नोटिस देना ज़रूरी है, तो जो टाइम पीरियड नोटिस देने में लगेगा, मतलब जिस दिन नोटिस दिया और जिस दिन उसकी एक्नॉलेजमेंट आई गवर्नमेंट से, वह सारा का सारा टाइम पीरियड जब लिमिटेशन पीरियड को हम काउंट करेंगे उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। दोस्तों इसकी सब क्लॉज 3 बात करती है कि अगर मान लो कोई एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री जो है, जो कि रिसीवर से होनी है या इंटरिम रिसीवर उसके लिए अपॉइंट किया गया है, और या कोई वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी होनी है जिसका प्रोसेस जो है आपका डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सच प्रोसीडिंग एंड एंडिंग विद द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स, यानी 3 महीने के टाइम में, और जिस दिन प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई उससे पहले 3 मंथ्स के अंदर जो है वह जो टाइम है वह सारा का सारा जो है वह जो है काउंटिंग जब करेंगे हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन की, उसमें से उसको डिलीट कर दिया जाएगा। दोस्तों इसकी सब क्लॉज 4 बात कर इसकी सेक्शन की क्लॉज 4 बात करती है कि अगर मान लो कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन हमें करना है सूट ऑफ पोजेशन बाय अ परचेजर ऑफ अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी जो है सेल में एग्जीक्यूशन की डिक्री में ख़रीदी और किसी ने उसमें सेट असाइड करने के लिए सेल का वह केस डाल दिया, तो जितना भी टाइम वह केस चलेगा तो वह टाइम जो है जब लिमिटेशन पीरियड काउंट होगा फॉर द पोजेशन ऑफ डिक्री उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। दोस्तों मान लो अगर किसी के खिलाफ़ आपने केस करना है और वह इंडिया से बाहर है या उन टेरिटरीज से बाहर है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाई होता है, तो वह सारा पीरियड जितने टाइम के लिए वह बाहर था वह सारा का सारा जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट करेंगे उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। गाइस अब हम बात करते हैं सेक्शन 16 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963, जो बेसिकली कहता है इफेक्ट ऑफ अ डेथ ऑन और बिफोर द एक्रूअल ऑफ अ राइट टू सू। बेसिकली सब सेक्शन जो 1 है वह कहता है कि अगर कोई आदमी जिसके पास राइट थी कोई सूट को इंस्टीट्यूट करने की या एप्लीकेशन को मूव करने की और उसकी डेथ हो जाती है बिफोर द राइट एक्रूज, या उसकी डेथ के बाद जो है राइट टू सू या मेक एन एप्लीकेशन अराइज होती है, तो लिमिटेशन पीरियड की जो काउंटिंग होगी वह होगी जब उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है होगा जो कि केस को फाइल कर सकेगा। दोस्तों इसकी सब सेक्शन 2 कहता है कि मान लो किसी के अगेंस्ट केस फाइल करना था और उसकी डेथ हो जाती है बिफोर द राइट एक्रूज, या उसके मरने के बाद जो है राइट एक्रू होती है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो कंप्यूट होगा वह तब से होगा जब उस आदमी का जिसके अगेंस्ट हम केस कर सकते थे उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है होगा जिसके खिलाफ़ हम केस कर सकते हैं। दोस्तों सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 अप्लाई नहीं होंगे किसी भी प्रीएम्पशन के सूट पे, या पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट हो, या कोई हेरिडिटरी ऑफिस से रिलेटेड कोई सूट हो। गाइस अब हम बात करते हैं सेक्शन 17 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963, जो कि डील करता है इफ़ेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। सपोज़ करिए किसी भी सूट को या एप्लीकेशन को फाइल करने का लिमिटेशन टाइम दिया हुआ है, लेकिन किसी फ्रॉड या मिस्टेक की वजह से या कंसीलमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट की वजह से प्लेंटिफ जो है वह केस फाइल नहीं कर सकता या एप्लीकेशन नहीं लगा सकता, तो लिमिटेशन पीरियड उसके अगेंस्ट रन नहीं करेगा जब तक कि उसको फ्रॉड का पता लग जाए, या विद ड्यू डिलीजेंस वो मिस्टेक जो है वह उसको पता लग जाए, या डॉक्यूमेंट्स जो कंसील किए थे वह उसकी नॉलेज में नहीं आ जाते, तब तक जो है वह जो आपका जो लिमिटेशन पीरियड है वह प्लेंटिफ के अगेंस्ट में रन नहीं करेगा। दोस्तों अगर मान लो कोई फ्रॉड के बाद कोई डिग्री वगैरह कोई प्रॉपर्टी जो है बिक जाती है, कोई आदमी उसको ख़रीद लेता है, तो सेल जो है वह सेट असाइड नहीं होगी अगेंस्ट द पर्सन जिसने कि बोनाफाइड परचेसर है, जिसने कंसीडरेशन से प्रॉपर्टी ख़रीदी है और फ्रॉड में उसका कोई हाथ नहीं था। या दोस्तों मान लो कोई मिस्टेक हुई और डिग्री पास हुई और उसने वैल्यूएबल कंसीडरेशन देके प्रॉपर्टी ख़रीदी और उसको मिस्टेक का नॉलेज नहीं था, या दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स जो थे
जो कि जब उसने वैल्यूएबल कंसीडरेशन के बाद प्रॉपर्टी खरीदी और जो कंसीलमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स था उसको कोई नॉलेज नहीं थी, तो ऐसी सेल जो है वह सेट असाइड नहीं होगी। दोस्तों, अगर मान लो कोई जजमेंट डेटर जो है किसी जजमेंट क्रेडिटर को किसी फ्रॉड से या फोर्स से लिमिटेशन पीरियड के अंदर जो है प्रॉपर्टी नहीं लेने देता है जजमेंट क्रेडिटर को, तो जजमेंट क्रेडिटर को जब पता लगेगा उस फ्रॉड का या जब भी वह फोर्स ख़त्म होती है उसके बाद वह अप्लाई करता है कोर्ट को, तो कोर्ट जो है उसका लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड कर देगा। दोस्तों, यह जो एप्लीकेशन जो उसको मूव करनी है वह एप्लीकेशन उसको विद इन 1 ईयर फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द फ्रॉड या जो फोर्स है उसके हटने पर करनी है। गाइस, अब हम बात करते हैं सेक्शन 18 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 जो कि बात करता है इफ़ेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। यानी कि अगर एक्सपायरेशन जो है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन के ख़त्म होने से पहले किसी भी सूट या एप्लीकेशन के रिलेटेड अगर मान लो एक्नॉलेजमेंट जो कर लेता है आदमी अपनी लाइबिलिटी की इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और राइट कोई भी राइट है उसके लिए, और वह साइन कर देता है, तो जिस दिन वह साइन करेगा उस दिन से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर मान लो एक्नॉलेजमेंट जो है अनडेटेड है तो उसके लिए आपको एविडेंस लीड करने पड़ेंगे कि किस दिन जो है वह एक्नॉलेजमेंट साइन हुई है, और इसके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के प्रोविजंस उस पर एप्लीकेबल होंगे, जैसे कि ओरल एविडेंस लीड करने के लिए होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेक्शन 19 जो कि बात करता है इफ़ेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेप्ट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन लेगेसी। दोस्तों, अगर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन के ख़त्म होने से पहले कोई आदमी पेमेंट कर देता है डेप्ट की या इंटरेस्ट ऑन लीगेसी की, तो जिस दिन वह पेमेंट करता है उस दिन से फ्रेश लिमिटेशन का जो है वह स्टार्ट पीरियड जो है फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है। गाइस, सेक्शन 18 और 19 कहते हैं कि या तो पेमेंट खुद दी हो या किसी ऑथराइज एजेंट ने उनके बिहाफ पे दी हो। गाइस, अब हम बात करते हैं सेक्शन 20 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 जो कि बात करता है इफ़ेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट बाय अनदर पर्सन। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई आदमी अगर लीगल डिसेबिलिटी में है, जैसे कि मान लो माइनर है, तो उसके गार्जियन जो है उसकी एक्नॉलेजमेंट जो है वैलिड एक्नॉलेजमेंट होगी। दोस्तों, इसमें सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 20 कहता है कि मान लो अगर कई सारे आपके जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, पार्टनर्स हैं या एग्जीक्यूटर्स हैं या मोर्टगेजीज हैं, और उनमें से किसी एक आदमी के ऑथराइज एजेंट ने जो है पेमेंट कर दी कि एक्नॉलेजमेंट कर दी, तो वह सबके अगेंस्ट जो है बाध्य नहीं होगी। दोस्तों, इस पर्पज़ में अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उसके अंदर जो उसका करता होता है अगर वह एक्नॉलेज करता है तो वह सारी की सारी उस फैमिली के हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अगेंस्ट में एक्नॉलेजमेंट होगी। गाइस, अब हम बात करते हैं सेक्शन 21 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 जो कि बात करता है इफ़ेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग और एडिंग अ न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। बेसिकली सूट के इंस्टीट्यूट होने के बाद अगर कोई नया प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो है ऐड होता है या सब्सटीट्यूट किया जाता है तो लिमिटेशन जो है उसके खिलाफ उस दिन से स्टार्ट होगी जिस दिन उसको ऐड या सब्सटीट्यूट किया जाता है। इसमें दोस्तों एक प्रोविज़न भी दी हुई है, अगर मान लो कोई आदमी सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को कि जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो नया ऐड होना है वह बाई मिस्टेक या गुड फेथ की वजह से ऐड नहीं हुआ, तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है कि सच प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को ऐड करने के लिए, और यह मान लेगा कि वह जो सूट है उनके खिलाफ किसी पहले अर्लियर डेट पे सूट जो है उनके खिलाफ भी इंस्टीट्यूट हुआ है। गाइस, अब हम बात करते हैं सेक्शन 22 जो कि बात करता है कंटिन्यूइंग ब्रीचेस एंड टॉर्ट्स। अगर मान लो कंटिन्यूअस ब्रीच है किसी कॉन्ट्रैक्ट का या कंटिन्यूइंग टॉर्ट है, तो हर बार फ्रेश लिमिटेशन जो है वह स्टार्ट हो जाएगी हर ब्रीच पे या कंटिन्यूइंग टॉर्ट के ऊपर। गाइस, अब हम बात करते हैं सेक्शन 23 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 जो कि बात करता है सूट फॉर कंपेंसेशन फॉर एक्ट्स नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेज। इसका मतलब है कि मान लो कंपेंसेशन जो है आपका जो कॉज ऑफ एक्शन जो है अराइज नहीं करता अनटिल अनलेस कोई स्पेसिफिक इंजरी नहीं होती, तो जिस दिन स्पेसिफिक इंजरी होगी उस दिन से जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन की जो काउंटिंग है वह स्टार्ट होगी। गाइस, अब हम बात करेंगे सेक्शन 24 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 जो कि बात करता है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन्ड इन इंस्ट्रूमेंट।
बेसिकली ये क्या सेक्शन कहता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट जो बनेंगे जो कि इस पर्पज़ ऑफ इस एक्ट के पर्पज़ के लिए हैं वह सारे के सारे जो हैं बेस्ड होंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर। बेसिकली ग्रेगोरियन कैलेंडर कुछ नहीं है, यह कैलेंडर पॉप ग्रेगर 13 के नाम पर रखा हुआ नाम है और ये वह कैलेंडर की बात करता है जो मोस्ट ऑफ दी वर्ल्ड में यूज़ होता है। तो दोस्तों आज हमने सेक्शन 12 से लेकर 24 जो कि डील करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड के बारे में, वह हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।